एक साइकोपैथ किलर लगातार शहर के लोगों का खून कर रहा है और पुलिस भी उसका पता लगाने में नाकामयाब है। यहाँ एक गैंगस्टर को बीच में आना पड़ता है जब उसे पता लगता है कि जिस लड़की की उसने मदद की थी वो उसका अगले दिन कत्ल कर चुका है। कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल की। कहानी की शुरुआती सीन में दिखाया गया है एक सफेद गाड़ी को जो कि एक काली गाड़ी का पीछा कर रही है। एक सुनसान जगह में जाके वो आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिस वजह से काली गाड़ी से एक आदमी बाहर आके अपनी गाड़ी की फोटो खींचने लगा है इंश्योरेंस कवर के लिए। तभी सफेद गाड़ी से एक आदमी निकल के उस पे पीछे से एक जानलेवा वार करता है और वो वहीं मर जाता है। दिन है 5 अगस्त का और 2 पुलिस वाले ट्रैफिक में फंसे हैं एंड अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वे रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें कल रात के हुए मर्डर की खबर मिलती है। ट्रैफिक खुल नहीं रहा है तो उनमें से एक पुलिस वाला जिसका नाम टी सॉक है बाहर उतर के बगल के एक जुए के अड्डे की तरफ जाता है। वहाँ खड़ा गार्ड उसे घूस दे के रोकना चाहता है, लेकिन टी सॉक को ये पसंद नहीं आता तो वो उनकी कुटाई करके काउंटर पर बैठे आदमी को पकड़ लेता है क्योंकि वहाँ पैसों की धांधली चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक माफिया बॉस डोंग सू एक पंचिंग बैग के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसके आदमी वहाँ आकर उसे कैसीनो में छापे की खबर बताते हैं और हम देखते हैं कि जिस बैग पे डोंग सू पंच कर रहा था उसके अंदर एक आदमी था। डोंग सू बिल्डिंग से बाहर निकल के एक कार में बैठकर कहीं जाने लगता है और साथ ही साथ वो एक पुलिस वाले को कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि वो कौन पुलिस वाला है जिसने उसके अड्डे पर छापा मारा है, क्योंकि डोंग सू पुलिस डायरेक्टर को हर महीने पैसे पहुंचाता रहता है। दूसरी तरफ टी सॉक उस लड़के से स्कूटी चलवाता है जिसे उसने जुए के अड्डे से पकड़ा था और सीधा क्राइम सीन पर पहुंचता है और उस लड़के को हथकड़ी के साथ स्कूटी पे बांध देता है ताकि वो कहीं भाग ना पाए। टी सॉक आगे जाकर देखता है कि क्राइम सीन पे कुछ छेड़छाड़ हुई है और तभी उसे एक सबूत मिलता है और उसे पता लग जाता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को पीछे से ठोका था। वहीं डोंग सू भी अपने राइवल गैंगस्टर शेंगडू के साथ मीटिंग में डिस्कस कर रहा है कि कैसे वो एक दूसरे के इलाके में दखलंदाजी ना करें। उनकी बात कुछ जम नहीं रही होती है और उनके बॉडीगार्ड्स भी आपस में तीखी बहस शुरू कर देते हैं। तभी डोंग सू खड़ा होकर अपने बॉडीगार्ड के एक मुक्का मारता है और साथ ही साथ शेंगडू के बॉडीगार्ड के 2 दांत निकाल देता है, ये कह के कि जब बॉस आपस में बात कर रहे हो तो उन्हें बीच में दखल नहीं देना चाहिए। ये देख शेंगडू भी थोड़ा सहम जाता है और आगे कोई असहमति नहीं जताता। पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस अफसर डेड बॉडी के आसपास के सबूतों को देखकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उस आदमी का ना कोई दुश्मन था और ना ही कर्जा था और वो कत्ल की वजह जानने की कोशिश करते हैं। टी सॉक सजेस्ट करता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है क्योंकि हाल ही में उसी लंबाई के चाकू से शहर में और भी 2 कत्ल हो चुके हैं। वहीं खड़ा अफसर इससे सहमत नहीं होता और इसी बीच पुलिस डायरेक्टर बिना किसी वारंट गैम्बलिंग अड्डे पे छापा मारने के लिए टी सॉक को फटकार देता है। टी सॉक उसकी बात से सहमत नहीं है क्योंकि वो गुंडे बदमाशों को कहीं भी नहीं छोड़ना चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं डोंग सू अपनी बिल्डिंग से बाहर आ रहा है और उसके बॉडीगार्ड्स ने उसका छाता पकड़ा हुआ है। वो अपने आदमी से कहता है कि उसने शराब भी नहीं पी है और वो खुद गाड़ी चलाकर घर जाना चाहेगा। रास्ते में जब फोन पर बात करते हुए डोंग सू गाड़ी चला रहा है तभी उसकी गाड़ी पे पीछे से कोई टक्कर मार देता है। वे दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं एंड हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसने पहले सीन में उस आदमी का कत्ल किया था। डोंग सू नहीं चाहता कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी पे लगे डेंट के बारे में पता चले और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो किलर पीछे से डोंग सू पे हमला कर देता है, पर डोंग सू भी कोई मामूली इंसान नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और डोंग सू उस किलर की छाती में उसी के चाकू से हमला कर देता है। तभी वो किलर पीछे से डोंग सू पे हमला कर देता है। किलर जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते डोंग सू पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। डोंग सू के कुछ आदमी उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और बाकी उस सीरियल किलर की खोज में लग जाते हैं और बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के बाकी माफियाओं को एक एक करके टारगेट करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सीरियल किलर भी अपने जख्म की मरहम पट्टी कर रहा है और अपने खंजर को साफ करके अपना अगला टारगेट ढूंढने की कोशिश करता है। उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे भी नहीं छोड़ता। डोंग सू भी अब होश में आ चुका है और वो अपने बॉडीगार्ड ओसांग को बताता है कि उसने किलर को देखा तो नहीं है पर उसकी कार पहचान ली है। वो उसे उसकी खोज करने को कहता है। टी सॉक डोंग सू से स्टेटमेंट लेने के लिए आता है लेकिन डोंग सू उसे कुछ नहीं बताता। टी सॉक डोंग सू की कार चेक करने के लिए जाता है कि उसे
पिछली किलिंग से कोई कनेक्शन मिल सके। उसे सफेद गाड़ी से टक्कर के सबूत मिलते हैं और उसे पता लगता है कि ये उसी किलर का काम है। टी-सॉक पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर से कहता है कि वो डोंग-सू के केस में बीच में ना आया करें। उन्हें डोंग-सू को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लाना ही पड़ेगा क्योंकि डोंग-सू ही है जिसने उसे लास्ट में देखा है। टी-सॉक ये भी कहता है कि उसका शक सही था कि ये उसी सीरियल किलर का काम है, वरना कौन ही इतने बड़े गैंगस्टर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करेगा। डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर एक पेट्रोल पंप के पास की कॉफी मशीन से कॉफी ले रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखता है और वो उसका भी कत्ल कर देता है। डोंग-सू भी एक स्केच आर्टिस्ट को उस किलर का हुलिया बता रहा है और वो कुछ हद तक उसका स्केच बनाने में कामयाब भी होती है। डोंग-सू अपने बॉडीगार्ड को किलर का स्केच पकड़ाकर ऑर्डर देता है कि उसे पुलिस से पहले ढूंढ निकाले। किलर एक रात ट्रक चला रहा होता है और इसी बीच उसे पता चलता है कि एक आदमी उसमें सो रहा था। वो उसे भी जान से मार देता है, लेकिन इसी बीच उसका चाकू वहीं गिर जाता है। टी-सॉक फिर से डोंग-सू के पास जाकर उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उस किलर को पकड़ने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो और भी लोगों को टारगेट करेगा। डोंग-सू उसे ज्यादा भाव नहीं देता। इसके बाद उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि उनके धंधे अच्छे नहीं चल रहे और अब तो तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं जब से डोंग-सू पर अटैक हुआ है। डोंग-सू कहता है कि अब उसे उस किलर को पकड़ के मारना ही पड़ेगा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए। डोंग-सू के आदमी किलर की व्हाइट सुडान और कत्ल करने का वेपन भी ढूंढ लेते हैं। इसके बाद डोंग-सू टी-सॉक को घर पर बुलाकर उसे मिलकर किलर को पकड़ने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी बता देता है कि अगर टी-सॉक उसे पकड़ता है तो वो कानूनी रास्ता अपना सकता है, लेकिन अगर वो डोंग-सू के हाथ पहले लगा तो उसे अपने तरीके से मारेगा। वो आपस में जो भी जानकारी है सारी शेयर करते हैं और डोंग-सू टी-सॉक को दोनों की मीटिंग की रिकॉर्डिंग दिखाता है ताकि उसके पास सबूत रहे कि उसने पुलिस के साथ मिलकर काम किया है। दोनों मिलकर अब उसको पकड़ने के लिए काम शुरू कर देते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि उसकी उम्र करीबन 35 की होगी और ये किलर सिर्फ रात को ही खून करता है। टी-सॉक अपने साथियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और उन्हें भी शामिल कर लेता है गैंगस्टर के साथ काम करने के लिए। वही डोंग-सू भी अपने बॉडीगार्ड ओसांग को बता देता है कि वो सिर्फ उस किलर को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ काम कर रहा है। यहाँ डोंग-सू एक ट्विस्ट लाता है। वो एक असैसिन हायर करता है अपने राइवल शेंग-डू को मारने के लिए और उस सीरियल किलर का ही चाकू इस्तेमाल करता है इस हमले में। डोंग-सू जानबूझ के उस चाकू को वहीं पर छुड़वा देता है ताकि पुलिस को वो वेपन मिल सके। फॉरेंसिक टीम को उस चाकू के जेनेटिक टेस्ट से कुछ कनेक्शन मिलता है पहले के हुए खूनों से। टी-सॉक को पता लग जाता है कि ये सब डोंग-सू का ही करा धरा है। वो सीधा डोंग-सू के पास जाता है और उन दोनों में इस इश्यू को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन टी-सॉक डोंग-सू के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सब न्यूज चैनलों पे शेंग-डू की मौत की खबर फैल चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट एक नई टीम फॉर्म करती है इस केस को हैंडल करने के लिए। असली सीरियल किलर इस खबर को रेस्टोरेंट के टीवी पर देख रहा है। तभी ये सुन के वहाँ पे बैठा एक लड़का घबराने लगता है और वो किलर वहाँ से निकल जाता है। अगला सीन दिखाया गया है शेंग-डू के फ्यूनरल का। वहाँ सब बैठे हुए हैं और किलर डोंग-सू पे नजर रखा हुआ है। मौका पाते ही वो शेंग-डू के बॉडीगार्ड के हाथ में एक पर्ची थमा देता है जिसपे लिखा है कि शेंग-डू उसके चाकू से तो मरा है, लेकिन उसने उसे नहीं मारा है, और वो डोंग-सू की तरफ इशारा करता है। डोंग-सू और टी-सॉक किलर की व्हाइट सेडान की जांच करते हैं और उन्हें स्टीयरिंग व्हील पे खून मिलता है जो कि किलर की पहचान करने में हेल्प कर सकता है। इसी बीच कुछ गुंडे जो शेंग-डू के आदमी थे वहाँ आके उन दोनों पे हमला कर देते हैं। उनमें बहुत देर तक लड़ाई होती है और अंत में डोंग-सू और टी-सॉक उन सब का मिलके काम तमाम कर देते हैं। थोड़ी देर बाद टी-सॉक और उसके आदमी को कुछ लीड मिलती है किलर पे, जिसकी वजह से उन्हें उसका चेहरा देखने को मिल जाता है। वे उसका पीछा करते हैं लेकिन वो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। टी-सॉक को उस जगह का पता लग जाता है जहाँ से किलर ने खाना खाया और शराब पी थी। टी-सॉक की टीम उस बॉटल को ढूंढने लग जाती है जिससे उसने शराब पी थी और वे एक फैक्ट्री में तलाश करने लगते हैं जहाँ बॉटल्स रिसाइकिल करने के लिए आती थी। वे अपने साथ फॉरेंसिक टीम भी लाए हैं। डोंग-सू भी नए पार्टनर्स बनाने में लगा हुआ है अपने बिजनेस की हालत सुधारने के लिए। पुलिस स्टेशन में फॉरेंसिक टीम की एक लड़की टी-सॉक को एक फाइल पकड़ाती है और उसे कहती है कि उन्हें इस आदमी को ढूंढना चाहिए। ये आदमी बहुत टाइम से लापता है और इसके फिंगरप्रिंट्स उस सफेद सेडान की स्टीयरिंग व्हील से मिलते हैं। उन्हें एक बार इसे ढूंढने का
ट्राई जरूर करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं टी-सॉक एक घर में घुसता है जो किसी आदमी द्वारा किराए पे लिया गया है, जिसपे उसे शक है। वहाँ की मकान मालकिन उसे बताती है कि उसका किराएदार एक भला आदमी है और उसने उसे कभी तंग नहीं किया। टी-सॉक को वहाँ कुछ फोटोज और सबूत हाथ लगते हैं और वो उन फोटोज को डोंगसू के द्वारा दिए गए स्केच से मैच करता है और वो बहुत हद तक मेल खाते हैं। टी-सॉक के बाद अपनी टीम और डोंगसू को बता देता है। वे लोग इस फोटो को पूरे शहर में अपने आदमियों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि उसे ढूंढ सकें, लेकिन काफी तलाश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता और वो एक ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ आता है मूवी का रुख बदल देने वाला सीन। इसी बीच डोंगसू एक जगह पर टी-सॉक का वेट कर रहा है। वहाँ एक लड़की खड़ी है जो अपनी बस का इंतजार कर रही है, बारिश में भीगते हुए। डोंगसू अपना छाता उस लड़की को दे देता है जब तक उसकी बस नहीं आ जाती। वो लड़की डोंगसू को धन्यवाद करके अपनी बस में चली जाती है। डोंगसू, टी-सॉक और उनके आदमी एक जगह पर खाना खा रहे थे कि उनका ध्यान टीवी पर आ रही खबर पर जाता है। जिस स्टूडेंट को डोंगसू ने अपना छाता दिया था उसकी डेड बॉडी मिली है एक जगह पर। डोंगसू अब बहुत गुस्से में है और वहाँ के सारे आदमी किलर को ढूंढने के लिए गुस्से में निकल पड़ते हैं और उनकी नजर उस किलर पर पड़ी जाती है जो कि एक कार में बैठा था। वे उसकी कार को चेज करने लगते हैं। डोंगसू अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को क्रश करता है और टी-सॉक भी इसके लपेटे में आ जाता है। इसी बीच किलर अंधेरे में वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। डोंगसू और उसका बॉडीगार्ड अलग होकर उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच किलर ओसांग पे चाकू घोंप देता है, पर डोंगसू उसका पीछा करके उसे पकड़ ही लेता है और उसे बुरी तरह मारता है। डोंगसू किलर को एक वेयर हाउस में ले जाके बुरी तरह टॉर्चर करता है और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला था, टी-सॉक अपनी गाड़ी उस वेयर हाउस में घुसा देता है, जिस कारण डोंगसू बेहोश हो जाता है। टी-सॉक उस किलर को अरेस्ट करता है और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है कि किलर को मौत की सजा दिलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जिसके बाद टी-सॉक डोंगसू को गवाह बनने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डोंगसू की एक शर्त थी कि टी-सॉक उसे भी किलर के साथ उसी ही जेल में भेजे ताकि वो उससे बदला ले सके। डोंगसू कोर्ट में गवाह के रूप में हाजिरी देता है और अपने जख्म दिखाकर बताता है कि किलर ने उस पर अटैक किया था और लड़ाई के वक्त उसने किलर की छाती की लेफ्ट साइड पे चाकू भी मारा था। वहाँ खड़े पुलिसकर्मी किलर की शर्ट हटाते हैं तो जख्म वही था जैसा कि डोंगसू ने बताया था। किलर को मौत की सजा सुनाई जाती है और वो जेल में खुद को डोंगसू के साथ पाता है। उसे अब ये पता है कि उसकी मौत की सजा से पहले डोंगसू उसे जान से मार डालेगा और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।